बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 1 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम नवाज शरीफ साहब की तकरीर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। एक पहलू यकीनन नाजरीन ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में क्या इक़दामात करने वाले हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास नवाज शरीफ साहब के खुफिया राब्तों के मुतालिक क्या मालूमात मौसूल हुई हैं। लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जो 4-5 हाई ऑफिशल्स पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए, उस हवाले से मैं अपना तबसरा और तज्ज़िया आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझूंगा। चुनांचे कल की तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने अपनी 20 सितंबर की तकरीर का एक बार फिर इयादा किया है, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि उससे 2 हाथ आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि कल की तकरीर में उन्होंने सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का बयान उन्होंने कोट किया कि आर्मी चीफ ने हमें कहा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हमें कार्रवाई करने दें, आप लोग दरमियान में ना आएँ, मुदाखलत ना करें। अब नवाज शरीफ साहब ने उनके बयान को कोट करके गोया सिटिंग आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगा दिया है। इसके अलावा DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का भी उन्होंने तस्करा किया कि धरने के दिनों में उन्होंने लेट नाइट मुझे पैगाम भिजवाया कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, घर चले जाएं, वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कह दिया कि आपने मार्शल लॉ लगाना है या जो करना है, मैं इस तरह मुस्ताफ़ी नहीं होऊंगा। ये तो 2 टॉप रियासती इदारों पे बराह रास्त नवाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने अदालतों पे भी कुल की तनकीद की और साथ साथ ये कहा कि अदालतों को हिदायत दी जाती हैं, यानी अदालतों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म को, सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को जो है ना, उन्होंने चार्ज शीट किया और ये कहा कि मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाने वाली फ़ौज है, वज़ीर-ए-आज़म बेइख्तियार है, सेलेक्टेड है और कठपुतली है। ये बातें भी नवाज शरीफ साहब ने की। और इसके अलावा आगे बढ़ते जाएं, पार्लियामेंट को भी उन्होंने जो है ना आड़े हाथों लिया, गैर मुअस्सर और गैर फ़ाल कहा। अब आप बताइए कि कौन सा रियासती इदारा है जो नवाज शरीफ साहब के इल्ज़ामात के ज़द से बाहर है। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया। DGISI, आर्मी चीफ, पार्लियामेंट, अदलिया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मीडिया, रियासत के 4 सतून होते हैं नाजरीन, और चारों के चारों सतूनों पे नवाज शरीफ साहब बैक वक्त हमला आवर हो गए हैं। तो यूँ समझ लें कि पूरी की पूरी रियासत पे उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी है और पूरी की पूरी रियासत पे पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ नवाज शरीफ साहब जो है वो हमलावर हो गए हैं। अब मेरा नवाज शरीफ साहब से सवाल है कि 2014 के धरनों में अगर DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने आपको धमकी दी थी कि आप घर चले जाएं, तो ये राज आप उस वक्त मंजर आम पे क्यों नहीं लाए? आप उस वक्त खामोश क्यों रहे? और उसके बाद 3-4 साल मुतवातर आप खामोश क्यों रहे? तो जब आप इक़्तिदार से अलग हो जाते हैं, उस वक्त आप जो है ना जहर उगलना शुरू कर देते हैं, शोले उगलना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस कदर सिविलियन बालादस्ती के चैंपियन बनते हैं हमेशा, जो आजकल आपने बयानिया अडॉप्ट किया हुआ है, तो आप उस वक्त इस्तीफ़ा दे देते और लोगों के सामने जो है ना ये राज अफशा कर देते। एटलीस्ट अगर आपने इस्तीफ़ा नहीं देना था तो आपने उसी वक्त ही लोगों के सामने ये राज आश्कार कर देना था। फिर हम भी कहते हैं कि वाकई क्या सिविलियन बालादस्ती का जो है ना चैंपियन वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुकद्दर और हमारे नसीब में आया है। लेकिन उस वक्त बहरहाल आप खामोश रहे। नवाज शरीफ साहब डॉन लीक्स का भी बहुत तस्करा करते हैं नाज़रीन आजकल। तो डॉन लीक्स के मुतालिक यकीनन आप लोगों को याद होगा कि राव तासीन, तारिक फातमी और परवेज़ रशीद के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब ने खुद कार्रवाई की थी और उन्हें डी-नोटिफाई किया था। अगर डॉन लीक्स नवाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था, तो नवाज शरीफ साहब आपने इन 3 लोगों को डी-नोटिफाई क्यों किया और आपने इन 3 लोगों के ख़िलाफ़ इक़दामात क्यों उठाए? तो दैट मीन्स कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, 1993 से आपने एक तकरीरों का एक लामुतनाही और ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। तो जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आप डिक्टेशन लेते हैं, और जब आप इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं
और इलेक्शन में आपको शिकस्त हो जाती है और कोई और वजीर आजम बन जाता है, तो तब आपको ये चीज़ें याद आना शुरू हो जाती है। तो हम कैसे इन चीज़ों का यकीन कर लें कि वो इक़दाम आपके खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हुए हैं जिन पे आपने खुद कार्रवाई की है, जैसे कि डॉन लीक्स की मिसाल मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी है। अब नाज़रीन मैं एक और बात बताऊं कि चंद लोग हैं जो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरों से जो है ना इनकलाब आने वाला है और अब बस हम सुबह उठेंगे तो इनकलाब हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा होगा, नाक कर रहा होगा कि हम पहुंच चुके हैं और सिविलियन बालादस्ती का जो अधूरा ख्वाब है वो तकमील तक पहुंच चुका है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर से चंद सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक मुग़ालता है। नाज़रीन मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट बातें तो बहुत सारी हैं जो ज़ाहिर है अधूरी रह जाएंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा कि नून लीग की हमेशा तारीख है, खासकर नवाज शरीफ साहब की एक तारीख है कि वो बहुत जल्द जो है ना एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन फिर जब उन पे हाथ टाइट किया जाता है तो फिर वो अपने बयानिए से जो है वो रुजू कर लेते हैं, डील करने पे आ जाते हैं। पीर पगाड़ा ने कहा था ना कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल आते हैं तो गरेबान पकड़ते हैं। तो 1999 में भी नवाज शरीफ साहब ने ऐसी एक एक्सट्रीम पोजीशन ली थी। 1999 में आपको याद है कि एक सिटिंग आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के जहाज को उन्होंने ज़मीन पर लैंड नहीं करने दिया और ऊपर फ़ज़ा में ही जो है ना जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को जो है ना नवाज शरीफ साहब ने क्या कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। और साथ ही साथ पैरेलल जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जो है ना वज़ीर आज़म हाउस में उन्होंने बिठाया हुआ था नवाज शरीफ साहब ने, और उनको आर्मी चीफ लगाने की पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। लेकिन जब आर्मी ने टेक ओवर किया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, अटक किले ले गए, तो वहां फिर उनको मच्छर काटना शुरू हो गए। तो फिर इन्होंने डील के लिए राब्ते करना शुरू कर दिए। चुनांचे 100 सूट केसों समेत फैमिली के 30 अफराद जो है वो सऊदी अरब जिला वतन हो गए। इसके अलावा पनामा पेपर्स के दिनों में नाज़रीन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो नया रैलीज और जलसों का इनेकाद करना शुरू कर दिया था, और मुझे क्यों निकाला का नारा जो है वो उस वक्त बहुत मकबूल हुआ था, तो वो भी आप लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर लास्ट नवंबर 2019 में उनको जमानत मिल जाती है। 10 महीने नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा खामोश रहती है। नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं जमानत मिलने के बाद। मरियम नवाज साहबा 25,000 के नाल पे मुहित रायवेंड महल में जो है वो खामोशी से बैठी रहती हैं और कोई ट्वीट नहीं करती, रिट्वीट नहीं करती, कमेंट नहीं करती, लाइक नहीं करती किसी का ट्वीट, और कोई बयान उनकी जबान से नहीं निकलता। तो 9-10 महीने वो खामोश रहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी, ये भी, क्योंकि उनको रिलीफ मिल गया था। अब जब इनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं तो फिर जो है नवाज शरीफ साहब गरजने और बरसने लग गए हैं। तो ये 2 बयान मैंने आपको बताए कि इनकलाबी रैली इन्होंने निकाली थी पनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मुझे क्यों निकाला का नारा लगाते रहे नवाज शरीफ, लेकिन उसके बाद 10 महीने खामोश रहे। तो हमेशा यही होता है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और फिर अपने बयानिए से जो है वो रुजू कर लेते हैं। दो सूरतों में ये बयानिए से रुजू करते हैं। एक सूरत यह है कि जब इनके ऊपर हाथ टाइट कर लिया जाए, और दूसरी सूरत यह है कि वो जब इनको रिलीफ दे दिया जाए। तो आज भी ये सारा ड्रामा इसीलिए हो रहा है। और अब नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास नवाज शरीफ साहब की जो गुज़श्ता 15 दिनों की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका रिकॉर्ड पहुंच चुका है। खुफिया मालूमात रिसीव हो चुकी हैं कि गुज़श्ता 15 दिनों में नवाज शरीफ साहब किन किन लोगों के साथ, किन किन सर्कल्स में उठते बैठते रहे, किन किन लोगों के साथ उनके फ़ोन पे कांटेक्ट हुए, मीटिंग्स का इनेकाद हुआ, क्या डिस्कशन हुई, क्या एजेंडा वहाँ पे सेट किया गया, ये पूरी मालूमात पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पहुँच चुकी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को आगाह कर दिया गया है। चुनांचे आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो है वो कौमी सलामती के हवाले से एक इजलास कंडक्ट करेंगे जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI मौजूद होंगे, और नवाज शरीफ साहब की तकारीर का बगौर जायज़ा लिया जाएगा और जो मालूमात एजेंसीज के पास मौजूद है उनका क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो इक़दामात उठाए जाएंगे।
कई ऑप्शन है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनकी तकरीरों पे पाबंदी लगाई जा सकती है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है ना इलेक्शन कमीशन में उनकी पार्टी के खिलाफ दरखास्त दायर की जा सकती है। आर्टिकल 6 पे भी बात हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और कौमी राजों के अमीन हैं। अब उन्होंने खुलेआम जो है, जैसे कि मैंने कहा कि DGI, आर्मी चीफ, मीडिया, अदालतें, पार्लियामेंट, तमाम चीज़ों के राज जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के सामने आश्कार करना शुरू कर दिए हैं। तो डेफिनेटली आर्टिकल 6 पे भी बात होगी। तो अब रियासत गाफिल नहीं रह सकती। ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि जिन लोगों पे वो अटैक कर रहे हैं, जिन रियासती इदारों पे अटैक कर रहे हैं, उन्होंने अपने खून से इस चमन की आबियारी की है, तो उन्हें मुझे और आपसे ज़्यादा फिक्र है। ये जो चंद लोग मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि जी रियासत सत्तू पीकर सो रही है, फ़ौज सत्तू पीकर सो रही है, ISI पता नहीं कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, तो कुर्बानियाँ इन लोगों ने दी हैं इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए। तो डेफिनेटली आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है, ज़ेर सरबराही कौमी सलामती का इजलास होगा और उसमें इंतहाई सख्त फैसले होंगे और उनको वाज़े तौर पे जो है ना इनके खिलाफ स्टर्न एक्शन भी लिया जाएगा और वाज़े पैगाम भी पहुंचा दिया जाएगा। नाज़रीन, कई पहलू हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर के, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे आने वाले वीडियोज़ में मैं ज़रूर बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।